हेलो एंड वेलकम टू वर्कस्पेस फाउंडेशन। अभी ऑप्टिक्स पर जो हमने काम किया है उसको रिकलेक्ट करते हैं। तो ऑप्टिक्स में देखो रिफ्लेक्शन वाला ये हमारा काम पूरा फिनिश हो गया और रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर था वो हमने कर लिया, स्फेरिकल मिरर्स था वो हमने कर लिया, ठीक है। और जो है 3 पार्ट्स में आपने इसको पढ़ा, ठीक है ना। प्लेन मिरर में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तुमने बोला प्लेन मिरर थोड़े ना तो सारे मिरर्स में होता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, केवल फॉर्म बदल जाते हैं। तो बोले कि भाई स्फेरिकल मिरर में क्या हुआ, बोला भाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो तुमने बोला मैग्निफिकेशन होता है इज इक्वल टू v/u। अब ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट तो ही है, कोई फिजिक्स का कोई फिनोमिना होता है वो तो नेचर में होता है और सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना होता है, उसका नाम होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे का बिहेवियर जो है उसमें चेंजेस आना शुरू होते हैं, ठीक है। और वो एक बहुत बड़ी बात होती है और इसलिए जब हम लोग बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जेई में, नीट में, जेई के एडवांस के पेपर में बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन जो होता है ना वो रिफ्लेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो सवाल भी उसके ज्यादा आते हैं। तो वहां पर मैं तुमको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ रिफ्रैक्शन के केसेस में, ठीक है ना। बस उसमें प्रॉब्लम केवल एक ही रहती है कि उसमें जो है बेसिक्स थोड़ा सा आपके स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल आई एम क्रेजी फॉर माई क्लास कि मैं आपको रिफ्लेक्शन की वो फिनोमिना बताऊं और इतना कि क्लास 10 से आप शुरू करेंगे ना तो मैं आपको जेई के एडवांस लेवल के प्रॉब्लम पे पहुंचा दूंगा और स्मूथली, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर लोड लेने की जरूरत नहीं, वो होता ही चला जाता है। बस उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा, इसका बुरा मत मानना, तुम लोग का बेसिक थोड़ा सा मुझे कमजोर दिखता है। अच्छा, उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, हाँ, तुम्हारी टीचर्स जैसे तुमको बताएंगे तुम वैसे ही तो करोगे। तो मैं तो तुमको जो जो चीजें बताता हूँ वो सारा कुछ कर लेते हो। मैं जितनी कठिन मर्जी है उतना कठिन पढ़ा सकता हूँ, ठीक। तो आप लोग तो मेरी सारी बात मानते हो और आप में से जो लोग सवाल पूछते हैं भैया उनको तो मैं बहुत, आप लोग अच्छे सवाल पूछते हो ना तो हम लोग का भी इम्प्रूवमेंट होता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में वर्कस्पेस एक ऐसा चैनल बनना चाहता है जहां पर सिर्फ साइंस की बातें हों, स्ट्रॉन्ग चैनल कि जहां पे बच्चा आए तो उसे लगे कि नहीं दिस दे आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन और वो साइंस के बारे में बात करते हैं, हाँ, नो मोटिवेशन, नथिंग, ओनली साइंस, ओनली मैथ्स। तो बिना तुम्हारे सजेशन के वो पॉसिबल कहां से होता है। अभी रिफ्रैक्शन को मैं तुमको इलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लाइव क्लास बोर्ड में काम कराऊंगा, ठीक है। लेकिन उसमें मेरी थोड़ी सी शर्त है, वो ये कि थोड़ा सा बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना, कि कैसे रिफ्रैक्शन एज ए फिनोमिना, वो मैं तुम्हारे सामने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके बताऊंगा अभी, कुछ एनिमेशंस के थ्रू आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। और वो सारी की सारी चीजों को आपके सामने रखूंगा तो आपका बेसिक बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। इट विल टेक मैक्सिमम ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है, 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो बस उसको संभाल के रखना कि बोले भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो लोग बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की केवल डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुमको मालूम हो, हाँ, मतलब कि जैसे आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो गया। अब वो होता क्या है कि बुक्स के अंदर तो उसकी लिस्ट बनी रहती है पूरी, ठीक, कि 1.5 इसका 1.7, आपको एज अ स्टूडेंट उसकी फीलिंग ही नहीं आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.5, ठीक है। तो वंस यू गॉट दैट पर्टिकुलर थिंग, कि अब आपको मीनिंग पता लग जाएगी उसकी कि मैंने बोला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, तो जब तुम्हें फीलिंग सही रहेगी तो तुम कनेक्ट करोगे, अच्छा इसका मतलब इसमें ऐसा होता होगा, इसमें ऐसा होता है, क्योंकि खेल बड़ा है, ठीक है। और मैं आपका बिल्कुल बताना शुरू, 2 घंटे में आपका बोर्ड का तो सिलेबस साइड में, मैं जेई की तरफ भी आपको ले जाना चाहूंगा, ठीक है। तो पहले तुम यहाँ पर बेसिक अपने मजबूत करो और उसके लिए मैं तुमसे छोटे एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान देने के लिए कहता हूं। पहले इसको जरा देखो।
हेलो एंड वेलकम टू जादू से। आज रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन होना है और डिस्कशन की शुरुआत अगर एक्सपेरिमेंट से हो जाए तो फिर क्या बात है। मेरे हाथ में एक पेंसिल है और एक नॉर्मल सा ग्लास है, कांच का ग्लास है, और फिर रूल वही, एक्सपेरिमेंट वही हो जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। ये एक पानी का जार है, ठीक है। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपसे करने को कहूँगा, ठीक है। देखिए, ये मैंने ग्लास पकड़ा, ठीक है, और ये एक इसके अंदर पेंसिल को डाला, ये देखिए पेंसिल चली गई। हाँ, क्या आपने पेंसिल पर कोई चेंजेस को ऑब्जर्व किया? आपने बोला सर ऐसा तो कोई चेंज नहीं आया, वही पेंसिल ये थी, जैसे बाहर वैसे ही अंदर, ठीक है ना। हाँ, और हमने तो कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं किया। तो ओके, मतलब बाहर भी एयर है और ग्लास के अंदर भी एयर है, तो अगर मीडियम सेम है तो चेंज होने का कोई सवाल नहीं होता। ऑब्जर्वेशन पकड़े रहिएगा। मैंने फिर से इसको यहाँ पर डाला, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि भाई ज़रा अब चेंज ऑब्जर्व करिएगा। और ये मैंने इसको ग्लास को आपके पानी से भरा और पहले मैंने जो है बस आधा ग्लास भरा और रोक दिया, ठीक है। तो मैं आपसे बोला भाई कोई चेंज दिखाई पड़ रहे हैं क्या? तुमने बोला अरे साहब ये नीचे वाली पेंसिल थोड़ी मोटी हो गई और जो बीच वाला पोर्शन यहाँ पर वाटर है उसके ऊपर से थोड़ी सी हमको बेंट लग रही है, टेढ़ी लग रही है। मैंने कहा हाँ भाई ऑब्जर्वेशन ठीक आपने किया, और ज़रा इसको मैं और ऊपर भरता हूँ, ठीक है। तो मैंने और ऊपर भरा पानी को ये भरा और मैंने यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। हाँ, मैंने बोला भाई अब कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? अरे सर हमको तो इस जगह पर ये पेंसिल टूटी हुई दिखाई पड़ रही है। नीचे वाली पेंसिल कितनी मोटी है और इस जगह पर तो बिल्कुल ब्रेक दिखाई पड़ रहा है। ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाए पेंसिल को, देखो क्या होता है। ये गया, ये देखो, अरे पेंसिल तो वैसे ही निकल कर आ रही है, पर पानी के अंदर डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका तो सब कुछ चेंज हो जा रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे एक चीज़ और ध्यान में आई, पहले मैंने नहीं सोची थी, है ना। मैं पेंसिल को निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इधर से दिख रहा, अब तुम्हें दिखेगा ना। मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ये देखो ये मेरी फिंगर है, ठीक है ना। हाँ, अभी अभी ऑब्जर्वेशन आया मेरे दिमाग में, ये देखो ऐसे आया और ये देखो मैंने ये रखा। अब देखो तुम्हें फिंगर कैसे दिख रही है, ठीक है ना। हाँ, ये देखो बाहर एक्चुअली कैसी है, ठीक है। 2 फिंगर लाए, हाँ, इसको ऐसे किया ना, अब देखो कैसे दिख रही है। तो सारा कुछ चेंज हो रहा है ना, ठीक है। ये जो कुछ भी चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के कारण होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि फिनोमिना काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो लेकिन बेसिकली अगर पूछा जाए, आप कहेंगे भाई व्हाट इज द बेसिक रीजन। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो क्या ये रिफ्रैक्शन का कारण है? ऑफ कोर्स यस। तो पहले एज अ फिनोमिना रिफ्रैक्शन को समझते हैं कि होता क्या है। तो जब किसी एक मीडियम से लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी टेंडेंसी होती है बेंड करने की, ठीक है ना। वो अंदर भी बेंड कर सकती है और बाहर भी बेंड कर सकती है, ठीक है ना। हाँ, चलो एक मीडियम लेते हैं, ठीक है। अब इस मीडियम में एक मीडियम एयर हो गया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और एक मीडियम हमने अभी ले लिया, ठीक है। अब ऊपर वाले मीडियम से मतलब एयर से हमें कोई लाइट डालते हैं, ठीक है। अब लाइट देखो मीडियम में गई और जैसे ही बाउंड्री आई, लाइट रे हैज ए टेंडेंसी टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। हाँ, ये देखो लाइट रे किधर गई, आपने बोला नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, ठीक है ना। हाँ, इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन का नाम लेते हैं। और जो मीडियम एयर है, हाँ, और जो दूसरा मीडियम है, हाँ, वो कोई भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो वहां पर वो नॉर्मल की तरफ चली आती है। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, ठीक है, कि चलो एक मीडियम के तौर पे ग्लास लेते हैं, ठीक है, और ग्लास से एयर में लाइट रे जाएगी, तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब ये देखो लाइट रे गई और यहां से देखो नॉर्मल से दूर चली गई। हाँ, दिखाई पड़ा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपने बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाएगी और लाइट रे में बेंडिंग होगी, उस बेंडिंग के फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? तो ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ लाइट एक बड़ा रोल निभाता है। मैं तुमको एक्सपेरिमेंटली दिखाता हूं, ठीक है। चलो एक मीडियम लिया जाए, बोलो लिया, फिर इसमें देखो एक बीम ऑफ लाइट है चौड़ी सी, ये देखो गई जा रही है। अब मैं इस बीम ऑफ लाइट को तमाम सारी छोटी छोटी लाइट्स में बांट ले रहा हूं,
ठीक है, लाइट रेज में। और देखो लाइट रे गए 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 देखो जा रहे हैं, और ये लाइट रे एक जगह पर टकराएंगे तो देखो सारी लाइट रेज उस मीडियम में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टाइम पे टकरा रही है। इस फिगर को जरा फिर से देखना, ठीक है ना, केवल टकराने वाले तक देखना, उसके बाद बताता हूं क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ सारी की सारी लाइट रे गई, और ये देखो ये पहली टकराई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब अलग अलग जगह पे टकराई, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो पहले टकराया उसको तो दूसरी मीडियम के अंदर जाना ही पड़ेगा, जबकि जो बाद में टकराया वो ओरिजिनल मीडियम पे चल रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, इसको देखो, ठीक। अब हम बीच वाली लाइट रे को सारी हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब केवल एक अंदर वाली लाइट रे पे पॉइंट ले रहे हैं और एक बाहर वाली लाइट रे पे पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों चले अभी साथ साथ हैं, चले अभी साथ साथ हैं, साथ साथ हैं, लेकिन ये देखो क्या हुआ, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वो वाला पॉइंट वहां पे टकरा गया, पहला वाला, और दूसरा वाला अभी भी एयर में है, जो बाहर वाला है ना, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपने बोला सर वहां से जब वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट की स्पीड में चेंज हो जाता है, ये नेचुरल फिनोमिना है। और जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा कि उसको अंदर की तरफ बेंट होना पड़ेगा। अब देखो जरा, ये अंदर की तरफ बेंट हुई, दूसरे उसी मीडियम में चल रही है, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट को भी अब मीडियम के अंदर जाना होगा तो वो भी बेंड करेगा, और वो बेंड करेगा तो क्या हुआ, तो देखो पूरी की पूरी लाइट रे बेंट होके अंदर की तरफ आ गई। मींस स्पीड ऑफ लाइट रे इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जबकि लाइट रे अंदर या बाहर जाती है। अच्छा, तुम्हारा यहां पर एक सवाल आया कि सर अगर बीम किसी मीडियम में बिल्कुल सीधे जा रही है, टेढ़ी लाइट रे बीम आपने ली, अगर मान लो सीधी बीम ले तो क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो भैया फिर सीधी बीम में तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक। चलो करके देखते हैं। फिर से एक मीडियम लिया गया, देखो बीम आई और अब की दफा ये देखो गई 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 गई, ये टकराई, ठीक है। अब क्या होगा, तो दोनों ही मीडियम जो है, दोनों ही पॉइंट्स हैं, वो एक साथ दूसरे मीडियम के अंदर एंट्री मारेंगे, ठीक है। और एक साथ दूसरे मीडियम के अंदर एंट्री मारेंगे तो क्या होगा, तो आपने बोला कि वो फिर एक साथ जाते जाएंगे और उसी तरह से बाहर की तरफ निकल आएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन फिनोमिना मोस्ट जो उसका और भी चीजें होती हैं इसमें कारण, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। हाँ, तो अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर ली जाए, लेकिन पहले बेसिक एडजस्टमेंट समझते हैं, ठीक है। दो मीडियम लेते हैं, ठीक है। एक लाइट रे देखो यहां पर पहुंची और टकराई, इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। ये अंदर गई और बेंड कर गई मान लीजिए, तो इससे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ठीक है। नॉर्मल तो तुम्हारा जाना पहचाना ही है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड लाइट रे जितना एंगल बनाएगी नॉर्मल से उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो बेसिक पैरामीटर हो गए, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहला लॉ तो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है अगर, तो आपको प्रिंसिपली बड़ी बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। क्या, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। अब इसको देखो जरा, यहां पर मैंने एक वाटर का पॉन्ड लिया हुआ है, स्विमिंग पूल जैसा लिया है, ठीक है। और यहां से लाइट रे आया और ये अंदर गया। हाँ, अब देखो क्या हुआ, एक प्लेन बनाया गया, ठीक है। और वो प्लेन देखो दिखा, तो मैं स्क्वायर प्लेन दिखा, एंड दे ऑलवेज आर द सेम प्लेन, ठीक। कि अगर लाइट रे को मैं थोड़ा सा रोटेट करूं, देखो लाइट रे रोटेट हुआ तो वो प्लेन भी रोटेट होगा, ठीक है ना। हाँ, और लाइट रे को मैं जितना रोटेट करता जाऊंगा, आप देख रहे हो वो प्लेन भी उतना ही रोटेट करता जाएगा। मींस इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल, दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। हाँ, रोल नंबर 2 देखिएगा, ठीक। तो पहले समझ लीजिए फिर देखेगा, ठीक। अगर हम इंसिडेंट लाइट रे का जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन निकाल लें, उसको बोलेंगे हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में साइन ऑफ आई, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लें, उसका साइन निकाल लें, दैट इज साइन ऑफ आर। और साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, इनका जो रेशियो निकाल लें,
ठीक है, तो वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने कहा भाई ये क्या होता है, मैंने कहा रुक जाइए भाई सब जरा, अभी एक साथ सारी चीजें होंगी तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अभी आपको रुक के बताऊंगा, पहले आप यूं समझिए कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, अभी तो यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें मैंने क्या हुआ था कि उसके डेटाबेस मेरे पास हैं, तो मैंने 37 डिग्री एंगल लिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप कोई भी ले सकते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने 37 डिग्री लिया, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैलकुलेट किया गया, तो वो आया 24 डिग्री, ठीक है। कैसे किया गया वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। तो वो कितना आया 24 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो इन दोनों का रेशियो निकाला गया। रेशियो कितना हुआ, साइन ऑफ 37 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 24 डिग्री, ठीक। साइन 37 की वैल्यू आई 0.60 और साइन 24 की वैल्यू आई 0.40, तो इसको लिखा गया 0.60 डिवाइडेड बाई 0.40 दैट इज इक्वल्स टू 1.5। तो नीचे क्या लिखा गया, बोला गया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, ठीक है। तो ये तो दो रूल रहे रिफ्रैक्शन के, हाँ। और नीचे उसके नोट्स भी हैं, तो स्कूल में कैसे लिखना है वो तुम नोट से देख लेना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाई नई चीज की, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि भाई ये कांस्टेंट तो आपने यहां पर जिक्र कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो मेरा बस चले तो मैं तो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले बताऊं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सब बाद में बताऊं, ठीक है ना। देखो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने ऊपर वीडियो में भी डिस्कशन किया ना, तो वो आपने बोला हाँ सर, उनको बात भी समझ में आई। तो उसी बेसिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिजाइन किया गया या डिफाइन किया गया, ठीक है ना। हाँ, किसी भी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम कौन सा है, एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो एक मीडियम हमने लिया एयर या वैक्यूम, इस पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी मानी जाती है, c, ठीक है। दूसरा मीडियम लिया हमने, क्या बोला कि एक कोई अन्य मीडियम जो भी आपकी मर्जी है, और हमने मानी उसकी वेलोसिटी v। तो हमारे पास दो वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इन दो वेलोसिटीज का जो रेशियो होता है ना, उसे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन v। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। एक एग्जांपल देता हूं तो मैं तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। एयर में c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब हम ग्लास लेते हैं, उसमें लेट अस सपोज वेलोसिटी कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इसका रेशियो निकाला गया, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸, सॉल्व किया गया, रिजल्ट कितना आया, सो दैट इज 1.5। दिस इज व्हाट वी कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब आपके स्कूल में कन्वेंशनली कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1μ2। अब ये देखा ना, मैं आगे पीछे जो लिखा रहता है 1μ2 इज इक्वल्स टू, तो देखो जो पहले लिखा हो उसकी वेलोसिटी पहले ऊपर लिखना, और जो नीचे लिखा हो बाद में लिखा हो उसकी वेलोसिटी नीचे लिखना, ठीक है। मींस 1μ2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। बस ये पहले बाद में एक ट्रिक ध्यान रखना मेरी, ठीक है। जैसे कई जगह आपको लिखा मिलेगा aμg, ठीक है। तो उसमें ऐसे लिखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो बस जो पहले लिखा हो उसकी वेलोसिटी पहले, जो बाद में लिखा हो उसकी वेलोसिटी बाद में, ठीक है। और वो कैलकुलेशन तुम्हारे सामने यहाँ पर डिफाइन हुआ, ठीक है। और इसके आधार पर तुम बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, लाइक म्यू इज इक्वल टू c/v रखो, तो हम तुमको लिस्ट नीचे लिख के देते हैं, तुम उसकी फटाफट वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एक दो करके देखें, ठीक। देखो सबसे पहले हमने लिया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, ठीक है ना। हाँ, इसमें स्पीड कितनी है, बोला 3 × 10⁸। अब मैंने आपको दूसरा मीडियम लिया, द मीडियम इज टेकन एज वाटर, ठीक है। वाटर का मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, म्यू इज इक्वल टू 1.33, और मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो क्या करेंगे, आपने कुछ नहीं करेंगे सर, म्यू इज इक्वल टू c/v, ठीक है। और फिर क्या होगा, बोले c की जगह रखेंगे 3 × 10⁸, और वेलोसिटी की जगह लिख देंगे v। म्यू की वैल्यू हमको मालूम है 1.33, ठीक है ना। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना आ गया, आपने बोला सर 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33।
ठीक है, सॉल्व करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, इसका मतलब बाकी सारे के तुम अपने आप से निकालोगे ना। ठीक है, हाँ मैंने लिस्ट में कुछ दे रखे हैं, जैसे अल्कोहल का दिया है दैट इज 1.36, ठीक है, क्राउन ग्लास इज 1.52, ठीक है, फिंट ग्लास इज 1.65, डायमंड इज 2.42। ये मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जो एग्जांपल आपके आगे की पढ़ाई में आएंगे, मतलब नीचे एक्सरसाइज में हमने इन सवालों को रखा है तो वो आएंगे। सो दिस इज हियर। एक बात का और ध्यान रखना, ठीक है, जैसे लिखा हो ए म्यू जी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी म्यू ए, रिवर्स रिलेशन रहता है, ठीक है ना, हाँ, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो तुम उसको रिवर्स ट्राई कर लेना। सो ये चीज, और बाकी एक्सरसाइजेस में बहुत सारी चीजें आपको ये सामने दी हुई हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज आप सीख लेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आ गया। अभी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, या इससे एसोसिएटेड और चीजें तो आगे की एक्सरसाइज में बड़े बढ़िया प्रॉब्लम्स दिए हैं, ठीक है, तो उनको तुम एक एक करके सॉल्व करो, तो उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तुम्हें कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। एक बार ट्राई करके देख लो। So the question is the speed of light in vacuum। अलग अलग मीडियम दिए गए हैं और उन मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग दी गई है, ठीक है ना। तो वैक्यूम पे तो एज यूजुअल 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, 1.86 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड ये दी गई है। फ्लिंट ग्लास में, क्राउन ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.97 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हम पढ़ चुके हैं दैट इज म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। आराम से देखना भाई साहब, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैं कहीं लिख दूं तो तुम्हें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो एयर और वैक्यूम के लिए 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, ये रफ्तार हुई वैक्यूम की। इसके बाद आपने क्राउन ग्लास, एक अलग किस्म के ग्लास होता है, ठीक है, दैट इज 1.86 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और फ्लिंट ग्लास ये लिखा हुआ है, दूसरे टाइप का ग्लास हुआ और इसकी कितनी हुई, सो दैट इज 1.97, थोड़ी ज्यादा है, हाँ, × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी आपको निकालनी है, तो लेट सपोज हम फ्लिंट ग्लास के लिए पहले निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया भाई फ्लिंट ग्लास के लिए क्या सिचुएशन हो गई, तो आपने लिखा म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया भैया 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। किसका निकाल रहे हैं, फ्लिंट ग्लास का। फ्लिंट ग्लास का कितना दिया गया है, तो ये उल्टा हो गया शायद मुझसे, राइट, ठीक है, ये यहाँ पर से करेक्शन है, ठीक है। ये है 1.86 जो है ये फ्लिंट ग्लास का है, ठीक है, गलती के लिए सॉरी। और ये किसका है, सो बोला ये है क्राउन ग्लास का, सो दिस इज 1.97, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू कितनी डाली आपने, सो 1.86 × 10⁸, ठीक है। और जब आपने इसको सॉल्व किया सो द आंसर इज 1.61, ठीक है। अब आपने ये काम किया किसके लिए, सो दिस इज फॉर द क्राउन ग्लास, ठीक, म्यू इक्वल्स टू फिर से वही फॉर्मूला लगेगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई क्राउन ग्लास के लिए 1.97 × 10⁸, and when you solve the answer comes out to be slightly smaller, that is 1.52, ठीक है ना। इसके बाद देखना वो जो मैंने ऊपर भी आपको सिखाया है, पर एक्सरसाइज में बार बार करोगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी। आपको पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, ऐसे लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द क्राउन ग्लास, ठीक है। तो जिसका निकालना होता है वो इधर लिखा जाता है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो इधर लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा मैंने पहले ही बताया नहीं, आपको लिखा ए म्यू जी, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सी म्यू एफ कितना हो गया, सो आपने बोला सर ये हो गया, जो बाद में चीज लिखी उसे ऊपर लिखना, याद रखना, ए म्यू एफ डिवाइडेड बाय दैट इज ए म्यू एंड क्राउन ग्लास। सो ए म्यू एफ कितना है फ्लिंट ग्लास का, सो आपने बोला 1.61 और इसका कितना है, सो बोला 1.52, ठीक है। एंड जब आपने सॉल्व किया तो रिजल्ट इज 1.059। तो ये रिजल्ट आया, बस आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, जैसे ये वाली चीज है ना, तो
इसको ट्रिक समझ लें, कुछ भी समझ लें, एग्जामिनेशन में थोड़ा जल्दी काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, थोड़ा पेपर छूटेगा नहीं, है ना, सारी चीज़ें टाइम पे होंगी, तो बस वो दिमाग में सटा आना चाहिए। एंड दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1। सो एक्सरसाइज नंबर 2, हाँ, और ये रही आपके सामने, ठीक है। फिर से वही चीज़ें दी गई हैं, कुछ मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं और दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल लगेगा हमारा, ठीक है। ये आगे के लिए भी बड़ा यूजफुल होता है, ट्राई करते हैं। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है भाई? सो आपने बोला एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या? स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 1 है, ठीक है। एक्स लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, सो दिस इज एयर। एंड जब हम y के लिए काम करेंगे तो कितना होगा? दैट इज 2.5 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, सो दैट इज एयर, ठीक है। ये आपके सामने पूरी स्टोरी। अभी आपके पूछा गया फिर से वही नियम, वे म्यू एक्स माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसमें आपको करना क्या है? तुमने कहा भाई फॉर्मूला तो वही लगेगा, c/v 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई एक्स पे रफ्तार कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आया? सो दैट इज 1.5, ठीक है ना। म्यू इज इक्वल्स टू c/v। दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसको लिखेगा a म्यू y, ठीक है, दैट इज एयर। सो अगेन दिस इज स्पीड ऑफ लाइट c इन द एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द मीडियम y, that is equals to 3 × 10⁸ divided by, and this particular thing is given as 2.5 × 10⁸, ठीक है, and that is equals to, and when you solve this thing the result comes out to be 1.2, ठीक है। और फिर से वही चीज आपसे पूछा गया कि भाई अब ये निकालिएगा, हाँ, x म्यू y, ये क्या हो गया भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नियम कानून क्या बताया गया कि ये वाले को ऊपर ले जाना है, ये वाले को नीचे ले आना है, तो कितना हो जाएगा? दैट इज a म्यू y डिवाइडेड बाय a म्यू x, ठीक है। और वो सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने अवेलेबल, ठीक है। दिस इज 1.5 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट इज इक्वल्स टू 0.8। हाँ, ध्यान रखिएगा, आपको ऊपर मैंने बताया है म्यू की वैल्यू बड़ी होती है डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, हाँ, तो ध्यान रखिएगा भाई, जिसमें स्पीड जो है, हाँ, जितनी लाइट की स्पीड के करीब है, जिसमें स्पीड जितनी लाइट की स्पीड के करीब है वो उतना एयर की तरफ है, मतलब उतना रेयरर है, ठीक है ना। और जिसमें स्पीड जितनी स्लो है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, वो उतना ज्यादा डेंसर है। सो दैट इज द पॉइंट। हाँ भाई, इस एक्सरसाइज में तो इतने सारे मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक। तुमने कहा नहीं सर, वो हमको क्लियर है अब, ठीक, कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी उतनी कम होगी, इसका मतलब वो उतना डेंसर मीडियम होगा, ठीक है ना। और फिर डेंसर से रेयर मीडियम में जाना, हाँ, बस यही सब तो प्रिंसिपल लगाने हैं जिनका डिस्कशन हम लोग इतना अच्छा से कर चुके हैं ऊपर, ठीक है ना। हाँ, तो चलो काम शुरू करते हैं, ठीक। तो पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल तो देखो वही लग रहा है कि कितना हो गया भाई, म्यू इज इक्वल्स टू c/v, ये देखिए, ठीक है। अब आपको कंडीशन क्या लिखी है, जो बोला गया वाटर के लिए 1.33, आराम से देखिएगा। क्राउन ग्लास के लिए, हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, हाँ, दैट इज क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास के लिए कितना हुआ? सो दैट इज 1.52, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? तो बोला रॉक सॉल्ट, हाँ, यहाँ पे लिखा गया भाई, दैट इज रॉक सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट के लिए कितना हो गया? 1.54, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? रूबी, रूबी के लिए कितना हो गया? सो आपने बोला रूबी के लिए हो गया 1.71, ठीक है। और फिर डायमंड, हाँ, सबसे डेंसर डायमंड, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट डेंसर मटेरियल, दैट इज 2.42, दिस इज फॉर द डायमंड, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन इज देयर, म्यू इज इक्वल्स टू c/v, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या है कि आप फर्क देखना, ठीक है, कि लाइट स्पीड्स अप, ठीक है, एंड लाइट स्पीड्स डाउन, ठीक है। डाउन माने लाइट की सबसे स्पीड एकदम से कम कहाँ पर हुई? ओहो, तुमने कहा भाई इसका मतलब ये बताइए, ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? हमने कहा भाई इसका है, ये देखिए, हाँ, इस टेबल में, ठीक है। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है?
तो बोला साहब ये वाटर का है, ये देखिए, ठीक है, और ये रहा प्रिंसिपल म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है ना। हाँ, अब आपसे पूछा गया कि भाई स्पीड डाउन सबसे किस में होगी, ये तो पूछा गया, एक पूछा गया स्पीड अप, एक पूछा गया स्पीड डाउन, तो पहले डाउन वाले को देखते हैं, ठीक है, कि स्पीड डाउन किस में होगी सबसे ज्यादा, ठीक है ना। हाँ, तो आपने बोला सर स्पीड डाउन जो है, देखिए वाटर से जब डायमंड में जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आपने बोला है कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है ना। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू, ठीक है, कि मैं जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा उस पर वेलोसिटी सबसे कम होगी, ठीक है ना। अब ये बताओ, हाँ म्यू सबसे ज्यादा किसमें है, तो आपने बोला इसमें है, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यह इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इस पे चले जाएं, कहां से कहां तक, हाँ बोला वाटर से डायमंड में चले जाएं, दिस इज द वाटर एंड दिस इज डायमंड, ठीक है, तो क्या होगा, आपने बोला सर ऐसी कंडीशन पर स्पीड सबसे ज्यादा डाउन होगी, ठीक है ना। हाँ, बोला ठीक बात है। अच्छा, इसका उल्टा कर लें तो स्पीड सबसे ज्यादा अप हो जाएगी, ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन और कंडीशन में, ठीक है, भाई अगर ये देखिए हम लोग, ये तो क्या हुआ, तो आपने बोला सर इसका मतलब वाटर से इस पर चले जाएं, ये देखिए, ठीक है, तो स्पीड में सबसे ज्यादा कमी आ जाएगी, ठीक है, और स्पीड अब बढ़ेगी कैसे, तो आपने ठीक है सर बढ़ने में ऐसे देख लेते हैं, सो दिस इज द क्राउन ग्लास है, लुक एट द पॉइंट, ये देखिए, ठीक है। हाँ, अब जब इससे इसमें जाएगा, ठीक है ना, हाँ, तो लाइट की स्पीड में बढ़ोतरी होगी, तो आपको प्रिंसिपल केवल यही लगाना है, क्या लगाना है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, रिलेशन देखना है, रेशियो देखना है, सॉल्व करना है, एंड यू विल फाइंड द आंसर। हाँ भाई, अब ये सवाल भी देखो, तो तुमने कहा सर ये पीछे वाले सवाल जैसा तो है, नाम दिए गए थे ग्लास फलाना फलाना, डायमंड और क्राउन ग्लास, रॉक सॉल्ट, इसमें नाम नहीं दिए गए, ABCD है, तो रिपीटेटिवली इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इन प्रिंसिपल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आपको मीडियम लिखा गया, सो दैट इज a इज इक्वल्स टू एंड द एक्सप्रेशन इज 1.33, ये देख लीजिए, b इज इक्वल्स टू कितना हुआ, दैट इज 1.44, इसके बाद c इज इक्वल्स टू कितना हुआ 1.52, और d इज इक्वल्स टू कितना हुआ, दैट इज 1.65, ठीक है। एंड प्रिंसिपल क्या है आपका, सो आपने बोला म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, ये देख लीजिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप अगर आगे लिखना चाहे तो सी की वैल्यू भी डाल सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी v, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, तो आप अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपकी v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सो बोला 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, तुमने सर देखिए जिसका म्यू सबसे छोटा होगा यहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है, तो ये सबसे छोटा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा निकल कर आएगी, इसका मतलब मीडियम a में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बड़ा हुआ, ठीक है, उसमें वेलोसिटी उतनी ही नीचे आ जाएगी, उतनी ही कम आ जाएगी, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज है, हाँ यहाँ पर कितना आया, सो आपने बोला दिस वेलोसिटी इज मिनिमम,